कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा सरकार बनी, सरकार के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास किया गया। देश में एक साथ चुनाव, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस गायत्री मंदिर के मुख्य ट्रस्टी श्रीमान विद्यासागर पटेल जी, श्रीमान नागप्रीत गुप्ता जी ट्रस्टी, श्री जयकरण जी, श्रीमान जगदीश कसौदन जी, श्रीमान उदय वास जी पटेल, श्री रामोल जी, श्रीमान सुभाष चंद्र यादव जी जो जिनका संचालन भी इस कार्यक्रम का हो रहा है, हमारे सहयोगी भी है भारतीय जनता पार्टी में, आपका सहयोग मिलता है, श्री मानचंद्र मणि जी, श्री मनोज मदेसिया जी, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी आचार्यगण। अभी मैं बैठा था, सबका अपना अपना वक्तव्य आया, वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में भी वक्तव्य आया, उसके साथ साथ अध्यात्म की बातें भी जानने को मिली कि ये राजनीतिक जीवन बहुत कम ऐसा होता है कि जहां हम राजनीति की बातें करने जाते हैं और अध्यात्म का ज्ञान होता है। आज हम सौभाग्यशाली भी हैं कि सनातन धर्म को लेकर के जो आज पूरे विश्व में बहस छिड़ी हुई है, उसी के बीच आप सबका मार्गदर्शन मिला, मैं इसके लिए काफी प्रभावित हूँ, पसंद भी हूँ। आप सबको मैं इतना बताना चाहता हूँ, पार्टी जैसे पूरे देश में लोकसभा और राज्यसभा में कानून तो पास कर लिया, लेकिन तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से वो सहमति लेना चाहती है, समाज में एक वातावरण फैलाना चाहती है, एक वातावरण तैयार करना चाहती है कि पूरा देश इसमें तैयार है, ताकि जो विपक्ष के कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो चीजें आप सबके माध्यम से जब जाएगा तो उसका एक अलग स्वरूप होगा, अलग एक वातावरण तैयार, जिसमें अभी हम लोगों ने 4 बैठक कर लिया। एक बैठक जिले में एनजीओ प्रकोष्ठ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बैनर तले नहीं करा रही, सारे कार्यक्रम अलग अलग संगठनों के द्वारा कराए जा रहे हैं। एनजीओ के माध्यम से भी हम लोगों ने कार्यक्रम कराया, ब्लॉक सभागार में हुआ था। दूसरा कार्यक्रम सभी जिले के प्रबुद्ध वर्ग, जिसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, अभियंता भी थे, प्रधान भी थे, और तमाम क्षेत्रों के जितने बुद्धिजीवी वर्ग थे, जिला पंचायत सभागार में भी कार्यक्रम हुआ। व्यापार मंडल का भी कार्यक्रम माननीय सांसद जी की आवाज में कल सुबह हुआ है। कल शाम को जिला पंचायत सभागार में पूरे जिले की महिलाओं का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय विजय लक्ष्मी गौतम जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आज गायत्री परिवार की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें मुझे आना हुआ ताकि मैं आप लोगों के बीच आकर के जो सरकार का उद्देश्य है, सरकार जो चाहती है, उस विषय को मैं आपके सामने। वन इलेक्शन वन नेशन ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब देश आजाद हुआ तब से लोकसभा चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। सबसे पहले 51 और 52 में चुनाव हुए, जब देश आजाद हुआ पहला चुनाव हुआ, और उस समय भी देश में एक साथ चुनाव हुए। 57 में भी एक साथ चुनाव हुए, और ये चुनाव की प्रक्रिया अनवरत चलती रही। लेकिन एक बार ऐसा मिस हुआ कि 1959 में 69 में ऐसा हुआ कि सरकार वहां भंग हुई और खंडित होकर के प्रदेश का चुनाव अलग से हो गया। लेकिन बीच में फिर एक प्रक्रिया सुधरी। माननीय इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लागू किया था तो पूरे देश की सरकार बंद कर दी, और फिर नए सिरे से चुनाव हुआ था। जनता पार्टी का भी इस समय में चुनाव हुआ, एक साथ हुआ, और 1980 में भी ये चुनाव एक साथ हुआ। लेकिन 89 के बाद देश में एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया
या तो त्रिशंकु लोकसभा बने, विधानसभा बने, और सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई और ऐसा विसंगति आई कि लोकसभा का चुनाव अलग होने लगा और विधानसभाओं का चुनाव अलग होने लगा। और ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि आज जो 2025 का अंतिम 24 का जो अंतिम लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जब दिल्ली का चुनाव अंतिम हुआ है विधानसभा का, भारत 400 बार इलेक्शन करवा चुके हैं। अब आप इस बात को खुद सोच लें कि हमको देश को आजाद हुए 75 साल हुए। 75 सालों में अगर हम एक पंचवर्षीय योजना को लागू करते हैं तो 15-75 हम मात्र 15 बार चुनाव करवाते और लोकसभा विधानसभा का चुनाव 15 बार में होकर के संपन्न हो जाता। लेकिन पूरे भारत में अन्य प्रांतों में जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव की स्थिति है कि हम 400 बार चुनाव करवा चुके हैं। अब 400 बार चुनाव करवाने की स्थिति है कि देश के आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। हमारा एक चुनाव एक राज्य के लिए उसका बजट हो जाता है। हम जितना चुनाव में खर्च करते हैं उससे एक राज्य की प्रगति होती है, उस राज्य में खर्चा होता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हम उस बजट को खर्च कर सकते हैं जितना पूरे देश के चुनाव में आता है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस बात को सोचा कि जो हमने लक्ष्य रखा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उस दिशा में हम काम तभी करेंगे जब हम हर क्षेत्र से, जब हम अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, तभी हम विकसित राष्ट्र के रूप में जो हमारी संकल्पना है उसको पूरा कर ले जाएंगे। तो जो हमारी आर्थिक विसंगतियां हैं उसको लेकर के लोकसभा और विधानसभा में इस चीज का, राज्यसभा में इसका प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण बहुमत से ही पास हो गया। अब आपके बीच ये लाया गया इस चीज की सहमति आप सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से मिले ताकि देश में फिर एक नया वातावरण तैयार हो। लेकिन इसकी विसंगतियों के विषय में चर्चा हमारे सुभाष जी ने कहा कि हमने सोशल मीडिया पे डाला और लोगों ने पूछा कि मान लीजिए बीच में 29 में चुनाव होगा तो 2027 में चुनाव होगा तो कैसे क्या होगा। आपने शायद पढ़ा नहीं, जो विधेयक पास हुआ है उस विधेयक में स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि जब सर्वसम्मति से ये बात माहौल तैयार हो जाएगा और जब वन नेशन और इलेक्शन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी तो 2029 के चुनाव के समय एक नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन के बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और उसके जस्ट बाद 100 दिन, 6 महीने नहीं 100 दिन के अंदर नगर पालिका और ग्राम पंचायतों का चुनाव एक साथ होगा। इसे अगर होता था ना कि नगर पंचायत का चुनाव एक बार होता था और ग्राम पंचायत का चुनाव एक बार होता था, एक बार नहीं, दोनों अलग अलग नहीं होगा। नगर पंचायतों का और ग्राम पंचायत का भी चुनाव एक साथ होगा। क्योंकि उसकी कैटेगरी क्या है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है और विधानसभा और लोकसभा जो है केंद्रीय चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। तो इस कानून को पास करने के बाद चूंकि पूरे भारत में लागू होगा तो उस दृष्टि से अब ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की चुनाव एक साथ होगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन बाद शुरू होगी उसकी प्रक्रिया, ताकि जो चुनाव के खर्चे उसको रोके। होता क्या है, इसके नुकसान क्या है, जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव 2024 में खत्म हुआ, एक साल बीता, 25 आया, 26 में हमारा फिर ग्राम पंचायत का चुनाव शुरू होता है। अब 26 में ग्राम पंचायत की चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू करेंगे तो पहले ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, उसके साथ बीडीसी का चुनाव होगा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा, फिर वो प्रक्रिया बढ़ेगी, फिर हम जाएंगे, हमारा महिला सूचना जारी रहेगा, वो पैसे खर्च होंगे, फिर हम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के प्रोसेस में जाएंगे, फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव प्रोसेस में जाएंगे, फिर उसके बाद हम जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रोसेस में जाएंगे।
तो वही सूचना, वही कर्मचारी चुनाव में व्यस्त है। उसके बाद ये चुनाव जब खत्म होता है तो 27 का चुनाव विधानसभा का आ जाता है। 27 का चुनाव विधानसभा का आएगा, फिर अब 1 साल गैप हुआ, 28 में हम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। 28 का चुनाव हम पंचायत का लड़े, फिर 29 में हम लोकसभा का चुनाव लड़े। तो ऐसा कोई वर्ष नहीं बचता है जो हम चुनाव से बचे। और उन परिस्थितियों में हमारे विकास के कार्य बाधित होते हैं, हमारे ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो न्यूनतम 45 दिन से लेकर के और 60 दिन तक की अधिसूचना जारी हो जाती है। और ब्लॉक से लेकर के और हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। और जब चुनाव व्यस्त होते हैं, कोई व्यक्ति अपनी की समस्या लेकर के तहसील में जाता है, ब्लॉक में जाता है, तो लोग कहते हैं अभी बाद में आइएगा, अभी हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं, काम संपन्न कर लेते हैं। और हर चुनाव के बाद आर्थिक बोझ पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है और वो कहीं कहीं हमारे आपके पॉकेट में आता है। हम आप उसको किसी न किसी टैक्स के रूप में भरपाई करते हैं और देश में महंगाई आती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस बात को का जिक्र किया कि अगर हम वन राष्ट्र वन नेशन के हिसाब से अगर चुनाव कराते हैं तो ये जो आर्थिक बोझ है, निश्चित ही 2047 में हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, भारत को विकसित बनाना है। तो हम हर स्थिति में हम भारत को विकसित बनाने जाएंगे, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने इस देश की बागडोर संभाली तो हम आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में 11वें पायदान पे थे, आज हम 5वें पायदान पे थे। और उनका लक्ष्य है कि 2027 में हम 3रे पायदान पे आर्थिक रूप से आ जाए। तो जब हम सही दिशा में सोचेंगे तभी ये बात आएगी। आपका दूसरा भी एक और समाधान था कि बीच में जो सरकार भंग होगी, तो मैंने कहा ना कि अब जो भी चुनाव होंगे नोटिफिकेशन के आधार पर। तो सरकार जो व्यवस्था धीरे धीरे बनाने जा रही है कि बीच में अगर कोई सरकार अनुमत में आती है, गिरती है, तो बीच का जो चुनाव होगा वो नोटिफिकेशन होगा कि ये चुनाव 2 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, 4 साल के लिए होगा, ताकि अगले 5 वर्ष में बिल्कुल लोकसभा के साथ करा दिया जाए और वो सिलसिला परमानेंट बना रहे। ये नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर मुझे लगता है जहां तक अगर ये बिल इधर ही पास हो गया, क्योंकि बिल पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में हो गया, तो ये बिल अभी जाएगा विधानसभाओं में। अब कम से कम पूरे भारत में जितने राज्य विधानसभा है उनमें से 51% विधानसभाओं में इसको पास होना है। तो जब 51% विधानसभा में अगर पास हो गया तो 29 के पहले अगर जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा, उनका चुनाव होगा, तो ये तय होगा उस नोटिफिकेशन में कि 2 साल तक आपका चुनाव होगा, 3 साल तक होगा या 4 साल तक होगा, एक नोटिफिकेशन जारी होगी। अगर इसके बीच नहीं पास होता तो चुनाव चलेगा, लेकिन 29 में जाकर के अगर जब कंप्लीट होता है तो 29 में नोटिफिकेशन जारी करके और उन विधानसभा को नए सिरे से चुनाव करा दिया जाएगा। रही बात अभी धर्म पे भी चर्चा हुई, क्योंकि बड़े राष्ट्रीय स्तर का फैसला है, मेरा फैसला तो है नहीं, मैं भी आपके तरह से आप ही के बीच का व्यक्ति हूँ, अलग से कुछ हूँ नहीं, पर पार्टी ने एक जिम्मेदारी आप ही की तरह से दी है कि मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि आतंकवाद फिर जो चर्चा हुई हमारे हिंदुओं को पूछ करके मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, वो इस नाते पूछ के मारा गया, उसका एक वातावरण तैयार किया गया। उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में वक्फ बिल पास हुआ और उस वक्फ बिल को लेकर के देश में एक तरह का आंदोलन हमारे विरोधी पार्टियों की तरफ से, कुछ मुस्लिम समाज की तरफ से किया जा रहा था। और उसी बीच आतंकवादियों की एक रणनीति रही कि जब हम हिंदू पूछ करके और ये पूछेंगे कि आप हिंदू न हो, नहीं हो, मुसलमान हो, तो खतना पड़ के बताओ, और हम जब उनको मारेंगे तो निश्चित ही एक माहौल दूसरा जाएगा, भारत में हिंदू मुसलमान का दंगा होगा और लोग आपस में लड़ेंगे। लेकिन भारत अनेकता में विविधता का देश है, हम तमाम संस्कृतियों के बावजूद एक है। पूरे भारत के लोग इस टूट की गई एक साथ हो गए और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। कहीं भारत में कोई आज आंदोलन नहीं हो रहा और हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि आतंकवादियों ने ऐसा किया और उसके पीछे कहीं नहीं पाकिस्तान का हाथ है, हम उनके फैलाए गए भ्रम पे नहीं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहूंगा, ये राष्ट्रीय स्तर का निर्णय है, मैं बहुत इसमें कुछ कह नहीं सकता। हाँ,
सुभाष जी ने एक चीज कहा था कि देश का नेतृत्व कमजोर है। देश का नेतृत्व कहीं कमजोर नहीं है, देश का नेतृत्व पूरा मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि आज के पहले जब कोई भी आतंकवादी घटनाएं होती थी तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जिनेवा में जाते थे और कहते थे कि पाकिस्तान मेरे देश में आतंकवाद फैलाता है, और संयुक्त राष्ट्र क्या कहता था कि आप मुझे सबूत दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे उसके पहले कोई भी सरकार रही हो, लोग सबूत देते थे लेकिन किसी आतंकवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार हुई तब से अब न कोई सबूत मांगता है, न कोई सबूत दिया जाता है। उस आतंकवादी की कार्रवाई आतंकवाद के रूप में ही होती है। अगर वो एक मारते हैं तो धर्म को उसके 10 मारने का काम किया। पूरा देश आज, विश्व आज आपके साथ खड़ा, ये मजबूत नेतृत्व का ही देते। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और विदेशों में उन्होंने यात्रा किया तो लोग कहते थे प्रधानमंत्री होते ही चल रहा है विदेश में, विदेश घूम घूम के मौज कर रहा है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने विदेश में घूम के अपने विदेश नीति को मजबूत किया। चाहे वो पुलवामा घटना रही हो, चाहे अन्य आतंकवादी घटनाएं रही, जब उन्होंने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, चाहे एयर स्ट्राइक किया। अगर आज विदेश नीतियों विदेशों में नहीं गए होते तो कहीं विश्व समुदाय उनके विरोध में रहा। लेकिन सारे स्ट्राइक के बावजूद भी विश्व समुदाय के साथ खड़ा रहा और आज भी उसी की देन है कि विश्व समुदाय के साथ खड़ा है। और निश्चित ही आप देखिएगा कि कोई न कोई कार्रवाई जरूर होने वाली है। और मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक मंच से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत की रणनीति बनी हुई है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो बार बार भारत पाकिस्तान के कब्जे में है, भाजपा पूरी रणनीति बना चुकी है कि आने वाले समय में मैं उसको अपने कब्जे में ले लूं, भारत का वकालत समाप्त हो जाए। और आप देख रहे हैं कि भाजपा के एजेंडे में जो भी रहा, चाहे धारा 370 35 से CAA वो अपने गाइडलाइन पे चल रहे हैं, कहीं वो विचलित नहीं है। और एक मजबूत नेतृत्व का ही देन है सुभाष जी कि आप सारे चीजों को देख रहे हैं। हम अल्पमत में है केंद्र में, लेकिन कहीं निर्णय लेने में मेरे अंदर कमजोरी नहीं। बकबोर्ड अल्पमत में होते हुए भी आपने बकबोर्ड के बिल को पास करा दिया, ये मजबूत नेतृत्व की देन है। राम मंदिर का निर्माण करा लिया, ये मजबूत नेतृत्व की देन है। आज सनातन भारत ही नहीं विश्व में अपना परचम फहरा रहा है, ये मजबूत नेतृत्व की देन। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो समर्थन तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से लिया जा रहा है, आप सबका भी समर्थन मुझे मिला। मैं इसके लिए आप सबका मैं आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन बातों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ।